हरे कृष्णा बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। और तुम सभी पढ़ते रहना आज, है ना। आज तुम्हारे साथ ही रिकॉर्ड की जा रही है। कभी तुम लोग बातें करते रहो तो तुम भी पढ़ना और ध्यान से सुन लेना अगर कुछ सुनना चाहो तो। यहाँ पर वैसे तुम्हारी क्लास अलग चलेगी। आप लोग सुने, आपको जो कल हमने पढ़ाया था उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक विस्तार, और ये आपको समझ में आया होगा। उस राजनीतिक विस्तार पहले पढ़ाया था, और कल मैंने आप लोगों को एक सीक्वेंस बताई थी कि हम लोगों को किस तरीके से पढ़ना है, और प्रशासन शुरू करना था हमें। प्रशासन पे लाके मैंने आपको छोड़ा था। उस प्रशासन से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी कि हमें क्या क्या उसमें देखना है, कि प्रशासन में क्या देखना है, राजनीति में क्या देखना है, आर्थिक व्यवस्था में क्या देखना है, धार्मिक में क्या देखना है। तो आज हम प्रशासन से ही शुरू करेंगे। अब प्रशासन में जब मैं शुरू करूँगा तो आपको पता है राजनीतिक स्थिति के दो भाग थे। एक राजनीतिक स्थिति मतलब राजनीतिक विस्तार के दो भाग थे, एक राजनीतिक स्थिति और एक प्रशासनिक स्थिति। तो आज हमें क्या देखना, प्रशासन देखना है उत्तर वैदिक काल का। अब उत्तर वैदिक काल के प्रशासन के साथ मैंने ऋग्वेद में जो पढ़ाया था उस ऋग्वेद को भी मैं आपके साथ ही कंपेयर करता चलूँगा। इससे क्या होगा, आपका ऋग्वेद भी स्ट्रॉन्ग होगा और उत्तर वेद भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो आज हमें जो बात करनी है उत्तर वैदिक काल के प्रशासन पे बात करनी है। उससे पहले कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो उसका आंसर है सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। मेरे हिसाब से मैक्सिमम बच्चों ने वहाँ पे सही आंसर किया था। जिसने क्लास पढ़ी है उसने बिल्कुल सही आंसर किया है। आज जो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, मैंने आपसे कहा था मैं डेली आपको 2 या 3 क्वेश्चन कराऊंगा और फिर क्लास स्टार्ट कराऊंगा। तो प्रशासन को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है त्रयी नाम किसके लिए है। पहला क्वेश्चन है त्रयी नाम किसके लिए है। ये नहीं दिख रहा, चलो 1 मिनट रुक जाना बच्चों, ये दिख नहीं रहा। मैं तो दिख रहा हूं तुम्हें, मैं दिख रहा हूं साहब, ठीक है। अब देखो, अब दिख रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन था त्रयी नाम किसके लिए है। अब त्रयी नाम किसके लिए दिया गया है, तो ऑप्शन है इसके ए धर्म, संघ व युद्ध के लिए। धर्म, संघ व युद्ध के लिए। ऑप्शन बी है इसका हिंदू धर्म के 3 देवताओं के लिए। हिंदू धर्म के 3 देवताओं के लिए। सी ऑप्शन है इसका 3 मौसमों के लिए। तीन मौसमों के लिए। और डी ऑप्शन है इसका 3 वेदों के लिए। डी ऑप्शन है इसका 3 वेदों के लिए। 3 वेदों। तो त्रयी नाम किसके लिए दिया गया है, तो त्रयी नाम जो दिया गया है बच्चों वो दिया गया है किसके लिए, 3 वेदों के लिए। ये आप ध्यान रखेंगे कि त्रयी नाम किसके लिए दिया गया है, 3 वेदों के लिए त्रयी नाम दिया गया है। और ये जो वेद हैं वो आपके हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को त्रयी कहा गया है वैदिक सभ्यता के अंदर। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद लिख देते हैं यहाँ पे। ऋग्वेद शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा गया। इसको वेद त्रयी भी कह सकते हैं या त्रयी भी कह सकते हैं, या तो बोल दो त्रयी या कह दो वेद त्रयी। ठीक है, तो ये 3 वेद हैं
ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा गया है। ध्यान रखना, त्रयी किसके लिए है? 3 वेदों के लिए। एक बार ये पूछा है, क्या पूछ ले, इस बार ये पूछ ले कि त्रयी में कौन कौन से वेद हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। या त्रयी को किस और नाम से भी जाना जाता है, तो वेद त्रयी नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन कवर हो गए। वेद, वेद त्रयी बोलो या त्रयी बोलो, या त्रयी वेदों में कौन कौन से वेद आते हैं, तो आते हैं हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देता हूँ, उसको आप लोग बताना। ये अलग था, इसलिए मैंने बता दिया। अब ये सिंपल सा है, इसको आप बताना। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त किसमें पाया गया है? वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त किसमें है? और ऑप्शन है आपके वर्ण व्यवस्था, बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने, बहुत ध्यान से देख के आंसर करना है इसका। वर्ण व्यवस्था संबंधित पुरुष सूक्त किसमें पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है अथर्ववेद, बी ऑप्शन है इसका सामवेद, सी ऑप्शन है इसका ऋग्वेद, डी ऑप्शन है इसका मनुस्मृति, मनुस्मृति, और ई है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ण शब्द से संबंधित जो पुरुष सूक्त है, तो वर्ण शब्द ही हमारे किस में था? ऋग्वेद में। तो पुरुष सूक्त भी किस में था? ऋग्वेद में। तो वहीं पर मैंने बताया था कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त किस में है? हमारा ऋग्वेद में। तो आंसर आएगा इसका ऋग्वेद। मैंने पहले पढ़ा रखा है, क्लास को देखें और देखने के बाद फिर इस क्लास को करें तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। और खूब अच्छे ढंग से पढ़ें, जो पढ़ा दिया वही क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर उससे बाहर आएगा तो ऑब्जेक्टिव से कवर हो जाएगा। और लास्ट में सारा पढ़ाने के बाद एक और ऑब्जेक्टिव स्लाइड आपके पास तैयार रहेगी, जिसमें से सारे क्वेश्चन आपको ऐसे कराए जाएंगे जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है 2012 में पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन, तो आप ध्यान से समझ के काम करना। तो आज का आंसर क्या आएगा हमारा? ऋग्वेद। तो पुरुष सूक्त किस में है? ऋग्वेद में। और वर्ण व्यवस्था किस में है? ऋग्वेद। ठीक है, तो आगे एक और क्वेश्चन देख लो, सिंपल सा है, अच्छे से कर देना। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? पढ़ा है मैंने इसे आपको बहुत अच्छे से। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? खूब अच्छे से पढ़ा है। इसके तो मैं ऑप्शन नहीं भी लिखूं तब भी आप मुझे बता देंगे। ये थोड़ा क्वेश्चन आपका अब देखो, ठीक है, ठीक है। तो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ, मैंने खूब अच्छे से बता रखा है ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे, और सभी वेद के ब्राह्मण ग्रंथ लिखवाए थे। तो इसका आंसर मैं आज आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। आप इसके ऑप्शन भी नहीं दे रहा मैं, आप खुद ही मुझे बताएंगे कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो ऋग्वेद में ऋग्वेद को एक्सप्लेन करने वाले जो ब्राह्मण ग्रंथ थे, मैंने उनके क्या क्या नाम लिखवाए थे, ये आप मुझे बताएंगे। चलो मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ, कभी तुम सोचो ऑप्शन भी नहीं दिए, ऑप्शन भी लिख ही लो तुम लोग, कि पता है मुझे बहुत तेज होंगे आप सारी। ठीक है, तो देखें, पहला है ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण। बी है गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। सी है शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। और डी है आपका तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने आज की क्लास के साथ। क्या था हमारा? उत्तर वैदिक काल की प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें इतने।
इन तीनों क्वेश्चन का या इसी का ले लें, वो तो कर, अगर नहीं करा होगा तो कर ही लो आप लोग। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, इसका ले लो और इसका भी ले लेना। देखो यहाँ तक का हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, उत्तर वैदिक काल की प्रशासनिक इकाई की। बहुत ध्यान से समझना इस वाले चीज को, जितना अच्छे समझोगे चीजें पकड़ते जाओगे। उत्तर वैदिक काल की प्रशासनिक विस्तार, उत्तर वैदिक काल का प्रशासनिक विस्तार। बड़ी क्लास है ये वाली, तो शायद आज पूरी ना हो पाए, कल तक पूरी हो जाएगी। पर देखना, उत्तर वैदिक काल का प्रशासनिक विस्तार, जो उत्तर वैदिक काल का प्रशासनिक विस्तार है, उस प्रशासनिक विस्तार जो है ये हमारा राजनीतिक विस्तार का बी पार्ट है। राजनीतिक विस्तार के मैंने दो खंड बताए थे, एक खंड था ए और एक खंड था बी। एक खंड में राजनीतिक विस्तार के एक खंड में मैंने राजनीतिक स्थिति बताई थी, जिसमें भौगोलिक स्थिति बताई थी कि उत्तर वैदिक आर्य कहाँ तक आके बस गए थे। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ इनकी प्रशासनिक स्थिति। तो राजनीतिक विस्तार का ही एक बी पार्ट है प्रशासनिक स्थिति, कि यहाँ पर राजा कैसे काम करेगा, उस चीज़ को हम देखेंगे प्रशासन में। अब इसी चीज़ को, उत्तर वैदिक काल की जो प्रशासनिक स्थिति है, इसी चीज़ को आप समझना एक बार ढंग से। मैंने कल आपको ये बताया था कि जो हमें चलना है वो चलना है वैदिक काल, वैदिक काल से बुद्ध काल, बुद्ध काल से मौर्य काल, मौर्य काल से मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल से आपका गुप्त काल, गुप्त से गुप्तोत्तर काल और फिर पूर्व मध्य काल। ठीक है, तो वैदिक काल में मैंने अभी आपको ऋग्वेद पढ़ाया है पूरा, अब मैं आपको उत्तर वैदिक काल पढ़ा रहा हूँ। अब ये जो हमें कालखंड पढ़ने हैं, इसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, ये समझाया था कि इन्हें हमें पढ़ना कैसे है। इन्हें हमें पढ़ना है, सबसे पहले राजनीतिक विस्तार देखना है, फिर इनका आर्थिक विस्तार देखना है, फिर इनका हम लोगों को सामाजिक विस्तार देखना है और फिर सांस्कृतिक विस्तार देखना है। अगर आपको ऋग्वेद का राजनीतिक विस्तार समझ में आता कि वो सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे, तो उत्तर वेद का राजनीतिक विस्तार, तो ऋग्वेद का क्या था, सप्त सैंधव प्रदेश में। तो उत्तर वेद का राजनीतिक विस्तार क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक बसे थे, ये गंगा यमुना दोआब तक बसे थे। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से फिर मैं बुद्ध काल बता दूंगा, इसी तरीके से आगे वाले सारे समय बता दूंगा। तो राजनीतिक विस्तार समझ में आ गया। अब हम राजनीतिक विस्तार की कंपेयर करें जरा ध्यान से। राजनीतिक विस्तार में वो बसे सप्त सैंधव प्रदेश में ऋग्वैदिक आर्य, और उत्तर वैदिक आर्य बसे गंगा यमुना दोआब तक, है ना। उसके आगे उन्हें एंड में लगभग काशी कौशल और जो अंग था, है ना, काशी कौशल विद्या माधव, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी सी उनकी जान पहचान हो चुकी थी इन सब से। तो ये उनका विस्तार हो गया। अब प्रशासनिक विस्तार देखो, मैं दोनों को एक साथ कर रहा हूँ। देखो, ये उत्तर वैदिक काल का प्रशासन, इसे ऐसे मान लो, समझना बहुत ध्यान से चीजों को। इसे यहां कर लो और बीच में एक लाइन ड्रॉ करो और इधर कर लो ऋग्वैदिक काल का प्रशासन। देखो, ये मैंने आपको वहां पढ़ाया था, लेकिन वहां पे मैंने प्रशासन जिक्र नहीं करा था। इसलिए जिक्र नहीं करा था कि जब मैं उत्तर वेद के साथ प्रशासन क्लियर करूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसका हमें विस्तार तो समझ में आ गया था, राजनीतिक स्थिति, लेकिन प्रशासनिक विस्तार में हमें यहाँ क्या देखना था, यहाँ पर कोई कर प्रणाली नहीं थी, पहला पॉइंट। अब बहुत ध्यान समझना, ऋग्वैदिक काल में कोई कर प्रणाली नहीं थी प्रशासनिक विस्तार के अंदर। प्रशासन में क्या देखा जाता है, अच्छा प्रशासन कहते किसे हैं, है ना, किस जगह से प्रशासन निकला है, क्या व्यवस्था है इन चीज़ों की। मैं मानता हूं कि ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं भी पता तो फिर भी मैं बता देता हूँ। जो प्रशासन होता है ना, वो एक तरीके से आप ऐसे माने कि जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के जितने भी सारे काम होते हैं, वो सारे काम क्या कहलाते हैं, वो शासन कहलाते हैं, है ना। अब वो सारे काम कहलाते हैं, शासन कहलाते हैं। अगर वो सारे काम अच्छे हैं तो
सुशासन कहलाते हैं, अगर वो बेकार काम है तो कुशासन कहलाते हैं। तो यहीं से बागडोर निकली है कि जब गवर्नमेंट जो अपने काम कर रही होती है, जो राजनेता काम कर रहे होते हैं, जो राजनीतिक इकाइयाँ अपने काम कर रही होती हैं, उनके काम, सारे जो काम होते हैं वो सभी काम हमारे शासन कहलाते हैं, और इसी के क्रम में आगे चलता है हमारा प्रशासन। तो कुल मिलाकर बात इतनी हुई कि जो प्रशासन है, उस प्रशासन में यही देखा जाता है कि राजा की स्थिति कैसी है, वहाँ पर कर लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है ना, सेना है या नहीं है, लोगों का कल्याण किस भाव से किया जा रहा है, ठीक है। ये सब किस में देखा जाता है, प्रशासन के अंतर्गत देखा जाता है। तो प्रशासन में हमने ये देखा, पहला पॉइंट, ऋग्वैदिक प्रशासन कैसा था कि वहाँ पर कोई कर प्रणाली नहीं थी। अब कर प्रणाली नहीं थी, इसका कारण क्या है, क्योंकि ऋग्वैदिक आर्य जो थे, मैंने आपसे बताया था भाई, ये पशु चारण पर निर्भर करते थे, और खेती तो इनका गौण भाग था, मतलब द्वितीय भाग था खेती का, कि ठीक है भाई, जब अर्ध घुमक्कड़ी जीवन जीते थे ऋग्वैदिक आर्य, याद करो मैंने कहा था अर्ध घुमक्कड़ी जीवन जीते थे, यानी कभी यहाँ तो कभी कहीं थोड़ा थोड़ा समय के लिए रुकते थे। अब थोड़े समय के लिए रुकते थे तो कृषि भी थोड़ी बहुत करते थे, जब थोड़ी बहुत कृषि करते थे तो उस कृषि से ज़्यादा अधिशेष उत्पन्न नहीं हो पाता था। अधिशेष का मतलब है कि ज़्यादा उपजाऊता ये नहीं उगा पाते थे, ज़्यादा अनाज नहीं उगा पाते थे। जब कृषि में ही ज़्यादा उपजाऊपन नहीं होगा, ज़्यादा सामान नहीं उगाया जाएगा, तो मानो कि क्या टैक्स दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कर प्रणाली नहीं थी। ध्यान है, कृषि में अधिशेष ना होने के कारण यहाँ पे कोई कर प्रणाली नहीं थी ऋग्वैदिक प्रशासन में। दूसरा पॉइंट यहाँ पर, जो अधिकारी थे, अधिकारी वो सीमित संख्या में थे। अधिकारी सीमित, यहाँ पे अधिकारी कैसे थे, सीमित थे, ठीक है, सीमित संख्या में अधिकारी थे। तीसरा पॉइंट, इनके पास कोई स्थायी सेना नहीं थी, स्थायी सेना नहीं थी। चौथा पॉइंट, जनजातीय संस्थाएं थी, जनजातीय संस्थाएं थी, जैसे सभा, समिति, विदत, मैंने पढ़ाई थी ना, वो प्रशासन में आती है इनके, ठीक है। और प्रशासनिक इकाई थी, प्रशासनिक इकाई थी, प्रशासनिक इकाई थी, ठीक है। तो ये जो प्रशासनिक इकाई थी, ये सारी बात कहाँ पर थी, ऋग्वेद में। इसी के साथ अगर हम उत्तर वैदिक काल में देखें प्रशासन को, अब समझना ध्यान से, अब आपसे कोई पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल के अंदर इनमें से कर प्रणाली कैसी थी, तो वहाँ पे कर प्रणाली थी नहीं, बस एक प्रकार का कर था जो था बलि, और वो भी स्वेच्छा से दिया जाता था, वो भी किसे जाता था, स्वेच्छा से। तो ये हुआ ऋग्वैदिक काल का प्रशासन। अब इसे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा मैं, और यहाँ पर देखते हैं पहले उत्तर वैदिक काल का प्रशासन। इन दोनों में एक बार तालमेल बिठाओ, फिर मैं इसकी आगे की सिचुएशन बताऊंगा कि कैसे कर प्रणाली से लोग बाग सामंत व्यवस्था में चले जाएंगे, और सामंत किसे कहेंगे, जिसे फ्यूडलिज्म कहा था, इंग्लिश में फ्यूडलिज्म बोलते हैं, तो सामंत किसे कहा था उसको समझते हैं। एक बार इस चीज को देखना जरा ध्यान से। हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ रहा, जो यहाँ था राजा, राजा को यहाँ जनस्य गोपा कहते थे, जनस्य गोपा, मैंने याद करो बताया था, राजा को क्या कहते थे, जनस्य गोपा, राजा को जनस्य गोप या जनस्य गोपा कहा जाता था, मतलब जन सामान्य का मुखिया। राजा को क्या कहते थे, जन सामान्य का मुखिया, और यही होता था जनस्य गोप। तो अब ऋग्वेद में प्रशासन में आप देखो राजा की स्थिति कैसी थी, जनस्य गोप की थी। तो हम यहाँ देखेंगे कि उत्तर वेद में कैसी थी, इसे रफ कर दूं, पहला पॉइंट चलेगा इसका भी। कर प्रणाली यहाँ पे नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्योंकि कृषि में अधिशेष नहीं होता था। इसके बाद छोटे छोटे पॉइंट लिखवाता चलूंगा, आप लिखते चलना। अधिकारी सीमित थे, सीमित अधिकारी थी। स्थायी सेना इनके पास नहीं थी, क्यों नहीं थी बताएंगे अभी। जनजातीय संस्थाएं, यहाँ जनजातीय संस्थाएं थी, ठीक है, जैसे सभा, समिति, विदत, ये बताई थी। प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक इकाई थी कुल, कुल यानी परिवार, परिवार के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश्व, और विश्व के बाद जन। यहाँ पे जनपद शब्द का उल्लेख नहीं था, याद करो मैंने बताया था जन शब्द का उल्लेख भी 275 बार था, जबकि जनपद का कोई उल्लेख यहाँ पे नहीं था, ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल में आओ। उत्तर वैदिक काल में जो यहाँ पर राजा को जनस्य गोप कहते थे, तो यहाँ पे राजा का पद बड़ा हुआ,
राजा का पद क्या हो गया, बड़ा हो गया। राजा का पद बड़ा क्यों हो गया, राजा को यहाँ पे नाम दिया जाने लगा। जैसे राजा को भूपति कहा जाने लग गया, है ना। जैसे राजा को यहाँ पर एकराट कहा जाने लगा, एकराट। अभी आगे के बताऊंगा। तो मतलब राजा का नाम पढ़ना शुरू। पहले राजा को सिंपल कह रहे हैं जनसभा, जनसभा का मुखिया। अब यहाँ पर राजा की स्थिति थोड़ी चेंज हुई उत्तर वैदिक काल में। क्यों चेंज होगी अभी बताते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ाएंगे कर प्रणाली में सुधार। कर प्रणाली में सुधार, बहुत ध्यान से देखो, वहां कर प्रणाली ही नहीं थी, यहाँ कर प्रणाली में सुधार हुआ। और जो बलि था उसे अनिवार्य कर दिया गया, बलि को अनिवार्य कर दिया गया। बहुत ध्यान से देखना, वहां पर बलि जो दिया जाता था वो स्वेच्छा से दिया जा रहा था ऋग्वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में आकर के जो बलि शब्द था, बलि कर था, वो स्वेच्छा से नहीं, वो लिया जाता था, वो अनिवार्य कर दिया गया कि भाई अब अनिवार्य कर आपको देना पड़ेगा, उसे हमने बलि कहा, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनना कि उत्तर वैदिक काल में बलि को क्या कर दिया गया, तो अनिवार्य कर दिया गया। ऋग्वैदिक काल में बलि किस प्रकार दिया जाता था, स्वेच्छा से दिया जाता था। अब एक सीक्वेंस बिठानी शुरू करो। आपने ऋग्वेद पढ़ा, ऋग्वेद की राजनीतिक विस्तार देखा, यानी भौगोलिक स्थिति देखी, तो सप्त सैंधव प्रदेश। आपने उत्तर वैदिक काल पढ़ा, उत्तर वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति यानी राजनीतिक विस्तार पढ़ा, तो गंगा यमुना द्वार, ऊपरी द्वार गंगा यमुना का। उसके बाद आपने ऋग्वैदिक काल का प्रशासन में देखा, तो राजा का क्या नाम था, प्रशासन मतलब राजा कैसा होगा प्रशासन में, तो राजा था जनस्य गो। आपने उत्तर वैदिक काल में राजा का नाम देखा, तो राजा हुआ यहाँ पे बड़ा नाम राजा का पढ़ने लगा, जैसे एकराट, सर्वभूपति, ये राजा के नाम पढ़ने लगे, है ना। इसका मतलब राजा की स्थिति में सुधार हुआ। तीसरा पॉइंट आपने देखा प्रशासन के अंदर ही कि जो ये थे, हाँ, बलि, यानी ऋग्वेद में कर कैसा था, तो बलि के रूप में कर था। जैसे कर वैसी कोई प्रणाली नहीं थी, फिर भी एक कर लिया जाता था बलि, पर वो स्वेच्छा से दिया जाता था, वो स्वेच्छा से दिया जाता था किसको, राजा को। वही चीज जब हम उत्तर वैदिक काल में आए तो हमने यहाँ पर देखा कि जो बलि है वो अनिवार्य कर दिया गया, और उसके साथ भाग एवं शुल्क भी जोड़ दिए गए, भाग एवं शुल्क। अभी बताऊंगा भाग और शुल्क क्या होते हैं। पहले एक बार देख लो कि क्या क्या कंपेयर करके पढ़ना। कर प्रणाली में सुधार हुआ, बलि को अनिवार्य कर दिया गया जो कर था, और भाग एवं शुल्क भी जोड़ दिए गए। तीसरा पॉइंट, अधिकारियों की संख्या में वृद्धि कर दी गई, अधिकारी की संख्या में वृद्धि। देखो कट तो नहीं रहा है, यहाँ से कट तो नहीं रहा, सही दिख रहा है, अधिकारी की संख्या में वृद्धि। अब जरा देखो यहाँ पर अधिकारी सीमित, यहाँ पे अधिकारी सीमित है, बताऊंगा जब मैंने एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन अधिकारी यहाँ थे, और यहाँ बताऊंगा कौन कौन अधिकारी थे। तो अधिकारी की संख्या में वृद्धि कर दी गई, और वृद्धि के साथ जो अधिकारी कहे गए उन्हें कहा गया रत्निन। क्या कहा गया, रत्निन। बहुत ध्यान से देखना, तो रत्निन कितने थे, 12। रत्निन कितने थे, 12। तो अधिकारी की संख्या में वृद्धि कर दी गई, और कितने रत्निन हो गए, 12 रत्निन हो गए। कितने हो गए, 12 रत्निन। तो अधिकारियों को ही रत्निन कहा गया, कहाँ, उत्तर वैदिक काल में। आगे अब एग्जाम में क्वेश्चन कि रत्निन का जिक्र कहाँ पाया गया, तो उत्तर वैदिक काल में, जबकि वहां पर अधिकारियों की संख्या क्या थी, सीमित, और उत्तर वैदिक काल में क्या कर दिया गया, रत्निन कह दिया गया। आगे आते आते जब मैं एक्सप्लेन करूंगा और चीजें तो फिर बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए कंपेयर करके चलेंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखें, जनजातीय संस्थाएं, सॉरी, स्थायी सेना नहीं, यहां भी अभी तक स्थायी सेना नहीं थी, स्थायी सेना नहीं, यहां भी नहीं थी। मतलब स्थिति सुधर रही है, स्थिति सुधर रही है, पर बच्चों इतनी नहीं सुधरी है कि वो स्थायी सेना रखने लग जाएंगे। अभी बताएंगे क्यों नहीं सुधरी, पहले आप इसको समझते चले, मेरे हिसाब से आ रहा होगा समझ में, ठीक है, क्लियर हो रही है बातें। उसके बाद स्थायी सेना यहाँ भी नहीं थी। अब इसका फोर्थ पॉइंट जो था उसे समझे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखना भाई, दिख रहा है क्या यहाँ तक बच्चों, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, कितना कट गया, ज्यादा कट गया। अब देखो, ठीक है जी। तो अब देखो यहाँ पर जो हमारी जनजातीय
संस्थाएं थी, जनजातीय संस्थाएं थी, तो विदत और गण समाप्त कर दी गई। यहाँ पर 5th पॉइंट, जनजातीय संस्थाओं में विदत और गण ये समाप्त कर दी गई बिल्कुल ही, और सभा और समिति की शक्ति में गिरावट आ गई थी। सभा समिति में गिरावट, मैंने सीधा ऐसे लिख दिया, आप समझना। जो जनजातीय संस्थाएं थी, उन्हीं जनजातीय संस्थाओं में थी आपकी सभा समिति विदत, उसके अंदर थे गण, ये सब वहाँ थी। अभी जब मैं यहाँ भी बताऊंगा, यहाँ भी बताऊंगा, दोनों जगह बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या, विदत और गण तो समाप्त हो गई। आया एग्जाम में क्वेश्चन कि विदत और गण को किस वैदिक सभ्यता किस भाग में समाप्त किया गया, तो उत्तर वैदिक काल में विदत गण समाप्त कर दी गई। और सभा समिति में गिरावट किस में आई, तो आई सभा समिति में उत्तर वैदिक काल में। अभी जब बार बार मैं बोल रहा हूँ कि बात, अभी सिर्फ मैं कंपेयर कर रहा हूँ, फिर मैं इनका एक एक पॉइंट बताता चलूंगा, एक एक पॉइंट। जब एक एक पॉइंट इसका भी और उसका भी बताऊंगा तो खूब अच्छे से आप मैनेज कर पाएंगे उसको, ठीक है। अभी पहले बस इस पर समझ बनाए थोड़ी सी, उसके बाद 5th पॉइंट यहाँ तक आ गया। उसके बाद आता है हमारा प्रशासनिक इकाई। प्रशासनिक इकाई 5th पॉइंट, इस प्रशासनिक इकाई को चलो यही कर देता हूँ, थोड़ा ऊपर कटेगा फिर छोटा कर दूँ, आप नोट कर लेना। दिख रहा है सबको सही, देखना एक बार, सही दिख रहा है ये, ऊपर से तक क्लियर है, ठीक है। लास्ट में है हमारा इसका 6th पॉइंट। 6th पॉइंट क्या है हमारा, ये है प्रशासनिक इकाई। प्रशासनिक इकाई के रूप में एक सर्वोच्च इकाई आ गई। प्रशासनिक इकाई के रूप में एक सर्वोच्च इकाई आ गई, और वो सर्वोच्च इकाई थी जनपद। क्या थी, जनपद। अब आया एग्जाम में क्वेश्चन कि जनपद का जिक्र कहां पर दिखाई देता है, तो आप बताएंगे उत्तर वैदिक काल में जनपद का जिक्र दिखाई देता है, ना कि ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जन तक की बात थी और उत्तर वेद में जनपद की भी बात आ गई। अब मैं इन सब बातों को एक साथ अगर पढ़ूं, हमने क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं वैदिक काल। वैदिक काल के अंदर हमने ऋग्वेद पढ़ा, उस ऋग्वेद का राजनीतिक स्थिति देखी, उसकी हमने आर्थिक स्थिति देखी, उसकी सामाजिक स्थिति देखी और उसकी धार्मिक स्थिति देखी। अब मैं क्या पढ़ रहा हूँ, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की हमने राजनीतिक स्थिति में एक भाग देखा, राजनीतिक विस्तार। राजनीतिक विस्तार में हम देखा उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो गंगा यमुना द्वाब तक। फिर राजनीतिक विस्तार का ही एक भाग था, दूसरा भाग था प्रशासनिक विस्तार। प्रशासनिक विस्तार मैंने जब आपको पढ़ाया तो उसके साथ मैंने ऋग्वेद के प्रशासन को यहाँ लिखा। ऋग्वेद और उत्तर वेद जब दोनों का प्रशासन एक साथ लेके चलेंगे तभी तो समझ में आएगा कि कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ। तो ऋग्वेद का जो प्रशासन था उसमें राजा की स्थिति कैसी थी, राजा का प्रशासन मतलब राजा का नाम कैसा था, सिंह जनस्य गोपा। यहाँ पर देखिए तो राजों को बड़े नाम दिए जाने लगे, जैसे सर्वभूपति, एकराट, ऐसे नाम दिए जाने लगे। फिर हमने देखा वहाँ पे कर प्रणाली नहीं थी, एक कर दिया जाता था स्वेच्छा से जिसे कहते थे बलि। लेकिन यहाँ पे कर प्रणाली में सुधार हुआ और बलि को अनिवार्य किया गया। साथ ही साथ में भाग एवं शुल्क को भी जोड़ दिया गया। अब आपसे पूछेंगे भाग और शुल्क कहाँ पे जोड़े गए, आप बताएंगे भाई ऋग्वेद में ऐसे पढ़ाया था, उत्तर वैदिक काल में जोड़े गए। आपसे पूछेगा भाग और शुल्क की गणना वैदिक सभ्यता किस भाग में आते हैं, ऋग्वेद में आते हैं, उत्तर वेद में आते हैं, तुम बताओगे उत्तर वेद काल में आती है। समझ में आ रही है इतनी बातें। तीसरा, वहाँ पर अधिकारी सीमित होते थे। यहाँ जब एक्सप्लेन करूँगा कल तो बताऊँगा उसके बारे में। यहाँ पर जो अधिकारी थे उन अधिकारियों की जो संख्या थी वो 12 हो गई थी, जिन्हें 12 रत्निन कहते थे। यानी अधिकारी की संख्या सीमित ना होकर बढ़ा दी गई और उन्हें क्या क्या रत्निन कहा गया। तो रत्निन आएगा तो आप रत्निन बता देंगे। फिर पूछेंगे स्थायी सेना नहीं, यहाँ भी स्थायी सेना नहीं थी। पूछेगा वैदिक सभ्यता किस दौर में स्थायी सेना नहीं रही, तो ना तो ऋग्वेद में रही और ना उत्तर वेद में रही। फिर आएगा जनजातीय संस्थाएं। जनजातीय संस्थाएं थी यहाँ पे सभा समिति विदत और गण। तो यहाँ पर भी जो जनजातीय सभ्यताएं संस्थाएं थी वो विदत और गण तो समाप्त ही कर दी गई और सभा और समिति में गिरावट आई। बताऊंगा इसको कि गिरावट क्यों आई और इन्हें समाप्त क्यों किया गया। फिर यहाँ पे प्रशासनिक इकाई जो थी वो थी कुल, कुल से ग्राम, ग्राम से आपकी बनी थी हमारी विश्व और विश्व से जन बना था। और यहाँ पे जो प्रशासनिक इकाई है यहाँ पर वो तो थी, एक और ऊपर की प्रशासनिक इकाई जुड़ गई थी जिसका नाम था जनपद। तो ये हमें इस तरीके से कंपेयर करके पढ़ना है, तब आपको समझ में आएगा कि आखिरकार पढ़ने का पैटर्न क्या है। अब बहुत ध्यान से समझना, जब आप यहाँ तक का उत्तर वैदिक काल एक बार का प्रशासन समझ जाओगे, अब मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा इसकी आर्थिक स्थिति। तो ऋग्वेद की आर्थिक स्थिति यहाँ लिखूंगा और उत्तर वेद की आर्थिक स्थिति यहाँ लिखूंगा, तब समझोगे कि कहाँ पर कृषि है और कहाँ पे पशुचारण है।
इसी प्रकार से जब मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा ऋग्वेद की आपको सामाजिक स्थिति और यहाँ उत्तरवेद की सामाजिक स्थिति, तो आपको पता चलेगा कहाँ पर अछूत कैसे थे, कहाँ पर अछूत कैसे हुए, कहाँ पर मातृ सत्तात्मक था, कहाँ पर पितृ सत्तात्मक हुआ। इसी प्रकार जब पढ़ाऊंगा धार्मिक स्थिति यानी सांस्कृतिक स्थिति, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ था और यहाँ पे कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ था। फिर आप ऋग्वेद उत्तरवेद का जब मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा तब देखना अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो, बाकी यहाँ से कुछ रह जाएगा तो वहाँ से हम कवर कर लेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो कल हम जो चलेंगे, मैंने पहले कहा था क्लास थोड़ी लंबी होगी, अगर मैं आपको इसका एक्सप्लेन करने लगूंगा एक एक का तो क्लास 1 से सवा घंटे की चली जाएगी। तो बाकी बातें हम कल इनके एक्सप्लेनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। इसका भी करता चलूंगा और इसका भी करता चलूंगा, पहले इसका करूंगा उसके साथ इसे बताता जाऊंगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक का? तो इसे पढ़ना 2 से 3 बार रिवाइज करना आज की क्लास को जरूर। एक बार फिर मैं इसका एक बार कल हल्का सा 5 मिनट का इंट्रो देकर फिर आगे पढ़ाना शुरू करूँगा। चलो तब तक के लिए हरे कृष्णा, धन्यवाद।